हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ईडीसी की फोर्थ क्लास करने वाले हैं। कौन सी क्लास करेंगे? फोर्थ क्लास करेंगे। और इससे पहले हमने थर्ड क्लास की थी, तो थर्ड क्लास में हमने जाना था कि मीनिंग ऑफ कपलिंग, कपलिंग का क्या अर्थ होता है। उसी में हमने जाना था कि कपलिंग क्यों लगाते हैं, कपलिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, इस सब के बारे में हमने चर्चा की थी थर्ड क्लास में, जो आप लोगों ने देखी होगी। यदि नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्लास करेंगे आरसी कपलिंग, क्योंकि हमने देखा था उसी क्लास में कि जो कपलिंग जोड़ने की प्रक्रिया है उसके आधार पर हम कितने भागों में एम्पलीफायर को डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। सबसे पहला जो था वो था आरसी कपलिंग, उसके बाद था ट्रांसफार्मर कपलिंग, उसके बाद था हमारा डायरेक्ट कपलिंग। तो ये हमारा जो है वो आरसी कपलिंग है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कपलिंग और उसके बाद हम डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो आरसी कपलिंग है इसका पार्ट फर्स्ट है। ये क्लास जो है वो पार्ट फर्स्ट रहेगी, क्योंकि आरसी कपलिंग अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर इसको एक लेक्चर में अगर हम कवर करें तो ये तकरीबन 1 घंटे का होगा। तो इतनी क्लास आपके साथ एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाने की कोशिश की है। क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट रहेगा और उसके बाद ये सेकेंड पार्ट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, मतलब आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि आरसी कपलिंग क्या होती है। उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम की स्टडी करेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना ये कैसे बनता है और इसका क्या काम होता है, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है। उसके बाद हम इसकी वर्किंग जानेंगे कि ये जो है वर्क कैसे करता है। इसके बाद हम जो सेकेंड पार्ट रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट रहेगा, तो सेकेंड पार्ट में हम इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पर चर्चा करेंगे। देखिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व आरसी कपलिंग एम्पलीफायर का आपको समझ में आ गया तो आप आगे के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व को आसानी से समझ पाएंगे और साथ ही साथ आरसी कपलिंग एम्पलीफायर को भी अच्छे से समझ पाएंगे, अगर आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व समझ में आ गया है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही ये सेकेंड पार्ट इसका अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आरसी कपलिंग एम्पलीफायर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे आरसी कपलिंग एम्पलीफायर, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध संधारित्र युग्मन। प्रतिरोध संधारित्र युग्मन। सबसे पहला इसका नाम क्यों पड़ा, ये आरसी कपलिंग इसका नाम क्यों पड़ा? सबसे पहली बात तो यही आती है हमारे दिमाग में कि आरसी कपलिंग इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखिए, आरसी कपलिंग इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये देखिए, जो कलेक्टर टर्मिनल में रजिस्टर लगा है आरसी, उसके द्वारा सीसी कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू दूसरी स्टेज को जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है? एक स्टेज ये है और सेकंड स्टेज ये है। तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? डिवाइस का। किसका? कपलिंग डिवाइस का। अब कपलिंग डिवाइस के रूप में हमने यहाँ पे क्या लिया है? कैपेसिटर। कैपेसिटर बोले तो संधारित्र। साथ ही साथ आरसी मतलब आर रजिस्टर जो है, आरसी रजिस्टर है, मतलब कलेक्टर टर्मिनल में लगा हुआ रजिस्टर, और साथ ही उसी से हम सीसी कपलिंग कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है? आरसी कपलिंग। मतलब आरसी कपलिंग, प्रतिरोध संधारित्र युग्मन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि इसका नाम आरसी कपलिंग क्यों पड़ा है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलते हैं, अब हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि एग्जाम में हमें क्या लिखना होगा इसकी डेफिनेशन के रूप में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन 2 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। जब भी क्वेश्चन 5 नंबर में बनेगा तो ये पूरा विवरण पूछेगा, जैसे कि वो कह देगा कि आरसी कपलिंग पर टिप्पणी लिखिए या आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पर टिप्पणी लिखिए। और जब भी कभी क्वेश्चन 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा तो वहां पे पूछा जाएगा कि आरसी कपलिंग एम्पलीफायर का हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पर चर्चा कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। तो आपको गहराई से पढ़ना है। जब कभी भी 5 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, मतलब फुल इसकी डिटेल बतानी होगी, तो आपको कैसे लिखना होगा? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इसकी डेफिनेशन। आप इसकी डेफिनेशन को इस तरीके से हेडिंग डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसा एम्पलीफायर जिसमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जोड़ने के लिए आरसी रजिस्टर से सीसी कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे हम कहते हैं आरसी कपलिंग एम्पलीफायर। बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसा एम्पलीफायर जिसमें एक स्टेज को दूसरी स्टेज से आरसी रजिस्टर के द्वारा सीसी कपलिंग कैपेसिटर
से होते हुए दूसरी स्टेज को जोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आरसी कपलिंग एम्पलीफायर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे बनता है। ये इतना बड़ा आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, यदि आप इसको रटेंगे तो शायद आपको याद ना हो पाए, अगर इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और इस लेक्चर देखने के बाद मैं ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ये सर्किट डायग्राम भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगा के इसमें पढ़ेंगे तो। हाँ, अगर रटेंगे तो ऑब्वियसली भूल जाएंगे। तो चलते हैं सर्किट डायग्राम को समझते हैं। ये आप देख रहे हैं एक सर्किट डायग्राम। हमने क्या क्या जाना, क्या आरसी कपलिंग एम्पलीफायर इसका नाम क्यों पड़ा, साथ ही साथ हमने जाना कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हमने डेफिनेशन भी जानी। अब हम जानते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। तो ये हमें दिख रहा है एक आरसी कपलिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। देखिए, आरसी कपलिंग एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम को आपको देखेंगे तो इसमें दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं, T1 एंड T2। सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही आएगा कि सर ये ट्रांजिस्टर कौन से हैं, क्योंकि एक होता है FET, क्या होता है, एक होता है FET, दूसरा होता है BJT। BJT और FET में क्या अंतर होता है हम आपको यहाँ पे थोड़ा बता दें। देखिए, FET की फुल फॉर्म होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और BJT की फुल फॉर्म होती है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल होता है और ये यूनी डायरेक्शनल होता है। तो इसलिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं FET, अच्छे एम्पलीफायर में FET यूज किए जाते हैं। FET के लाभ है, क्यों, ऐसे नहीं है कि ये मतलब अच्छे लगते हैं देखने में इसलिए यूज किए जाते हैं, नहीं, इसका एक बेनिफिट है, क्या है कि जो FET है ये यूनी डायरेक्शनल है। तो ये आरसी रजिस्टर पर हमें जो बाईपास करने के लिए सीई कैपेसिटर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाईपास आता है AC सिग्नल, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही दिशा में करंट को फ्लो करवाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है वो बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ ये जो है शोर कम करते हैं, नॉइज कम करते हैं और इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है। भी बहुत सारे बेनिफिट है, इसी वजह से FET का यूज करते हैं, BJT का बहुत कम रियर केस में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, FET भी हो सकता है, BJT भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने BJT का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सर्किट डायग्राम को समझ रहे थे। तो ये ट्रांजिस्टर की एक स्टेज ये है, दूसरी स्टेज ये है, ये समझिए। अब आप ECD में जाएंगे, जब हमने ट्रांजिस्टर की क्लास ली थी ECD में, तो हमने वहां पे ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की थी, बाइसिंग हमने क्यों की थी, क्योंकि ट्रांजिस्टर को जब भी एज ए एम्पलीफायर यूज करेंगे तो उसे एक्टिव रीजन में रखना होगा। कैसे रीजन में, एक्टिव रीजन में। अब जब उसे हम एक्टिव रीजन में रखेंगे तो उसकी प्रॉपर बाइसिंग करनी होगी। बाइसिंग किससे की जाती थी, DC सप्लाई से। DC सप्लाई की या फिर बैटरी ले सकते थे या फिर DC सप्लाई ले सकते थे। तो यहाँ पे हमने VCC और ग्राउंड के थ्रू हमने इसकी बाइसिंग की है। तो यहाँ पे ये समझ में आया, VCC और ग्राउंड के थ्रू हमने इसकी बाइसिंग की है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये हमारा एक बाइसिंग है और ये दूसरा स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज और दूसरी स्टेज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, RC, मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू हम जोड़ते हैं। तो ये RC रजिस्टर हो गया, इसके थ्रू हमने इस CC कैपेसिटर को जोड़ा हुआ है, इससे हमने इसकी बेस को कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले ये चीज आपको पता होगी, R1 R2, ये R1 R2 और RE ये हमारे बाइसिंग रजिस्टर है। कैसे है रजिस्टर, ये हमारे सभी बाइसिंग रजिस्टर हैं। इसको एक्टिव रीजन में रखने के लिए हमारे बाइसिंग रजिस्टर हो गए। और ये जो है CC ये हमारा क्या है, कपलिंग कैपेसिटर हो गया। तो इतनी चीज तो आपको पहले से ही आती है और साथ ही साथ ये वाली चीज पहले से आती है। कुछ चीजें हैं जो इसमें नई ऐड हुई, जैसे CC और ये CE ये चीज नई ऐड हुई है। तो यही हमारे क्या है, ये जो CC है ये हमारे कपलिंग कैपेसिटर है और साथ ही साथ जो CE है ये हमारे बाईपास कैपेसिटर है और साथ ही साथ ये हमारा RL लगा है, ये लोड लगा हुआ है। और इधर हम आएंगे तो AC सोर्स है, AC सोर्स से हम सिग्नल देंगे तो ये इस CC कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू इसके बेस में इनपुट करेगा। ठीक है, इस बड़ा सा सर्किट डायग्राम आपको आसानी से याद हो गया होगा अगर आप देखेंगे तो। इतना एक स्टेज है, इतना दो स्टेज है, आप एक स्टेज को बनाइए पहले, फिर दूसरे स्टेज को बनाइए, दूसरे स्टेज से हम आउटपुट लेंगे तो उसमें लोड लगाएंगे, लोड लगा देंगे और पहले स्टेज में हम इनपुट देंगे तो AC सोर्स लगा देंगे। वो किसके द्वारा लगाएंगे, CC कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा हम इसको जोड़ देंगे। अब RE जो एमिटर टर्मिनल होता है, इससे बाईपास करने के लिए कुछ AC सिग्नल आ जाता है तो CE लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये सर्किट डायग्राम है बन के तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं संरचना, कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन, अभी हमने सर्किट डायग्राम को जाना, अब हम लोग समझते हैं संरचना। देखिए संरचना में आपको क्या क्या लिखना होता है। अभी आप सर्किट डायग्राम तो समझ गए, आप संरचना को समझते हैं। देखिए संरचना में कुछ नहीं लिखना होता है कि जैसा ही ये सर्किट डायग्राम बनाया है इसमें क्या कंपोनेंट यूज किए गए हैं और किस कंपोनेंट का क्या काम है।
इसके बारे में बताना होता है किसमें, संरचना में, कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में आपको कैसे बताएंगे, आप बता सकते हैं उसमें R1 R2 ये बाइसिंग रजिस्टर, R1 R2 और RE, R1 R2 और RE ये हमारे कैसे हैं, बाइसिंग रजिस्टर है। ये सभी हमारे क्या है, बाइसिंग रजिस्टर है। और साथ ही साथ CC जो है वो हमारा क्या है, कपलिंग रजिस्टर, कपलिंग कैपेसिटर, सॉरी, ये जो CC है ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर। इस कपलिंग कैपेसिटर का दूसरा नाम भी है ब्लॉकिंग कैपेसिटर, कभी कभी कह दिया जाता है ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ब्लॉकिंग माने होता है रोकना, तो ये किसको रोकता है, DC को रोकता है, इसका ब्लॉकिंग कैपेसिटर। अब ये CE क्या है, ये CE बाईपास कैपेसिटर है, ये CE बाईपास कैपेसिटर है। ये CE बाईपास कैपेसिटर क्या काम करता है, जो AC सिग्नल आएगा उसको यहां से बाईपास कर देगा, क्योंकि ये RE रजिस्टर पर इफेक्ट ना करे इसलिए इसे बाईपास करना होता है CE रजिस्टर के थ्रू। ये T1 T2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, R या लोड रजिस्टर लगा हुआ है, और ये BS यहाँ पे सिग्नल सोर्स लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें क्या क्या चीज यूज हुई है और किसका क्या काम है, ये चीज आप इसके कंस्ट्रक्शन में बता पाएंगे। इसकी क्या किसका काम है ये तो हम वर्किंग में जानेंगे, इसका क्या काम है। तो इसलिए हम वर्किंग को पहले समझते हैं और कंस्ट्रक्शन को इसके बाद समझेंगे। समझेंगे क्या, आप लोग आसानी से लिख भी सकते हैं। जब हम वर्किंग बता देंगे तो आप लोग इसकी कंस्ट्रक्शन जो संरचना है वो आसानी से लिख पाएंगे। तो अब हम इसको रफ करते हैं और इसकी वर्किंग को समझते हैं कि किस डायरेक्शन में इसमें जो सिग्नल है वो फ्लो करेगा और हमें आउटपुट कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए इसकी वर्किंग को हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और आसान तरीके से समझेंगे। देखिए कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सिंपल से शब्दों में सिंपल तरीके से समझेंगे तो समझ पाएंगे। अगर इसमें आप लॉजिक लगाएंगे और बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, ये समझेंगे कि नहीं ये तो एक बहुत बड़ा बवाल है, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है, तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे। बस छोटे से दिमाग को आप यहाँ पे लगाइए। छोटे से दिमाग का मतलब है आप बहुत आसान शब्दों में समझ पाएंगे और आसानी से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बस माइंड में ये रखिएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, RC कपलिंग पढ़ रहे हैं, बस ये बात ध्यान रखिए। तो देखिए हम लोग किसका ये क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। अब सिग्नल कौन सा होगा, AC सिग्नल होगा। AC सिग्नल का मतलब है जो हम, जैसे कि हमारा माइक होता है, माइक में हम वॉइस सिग्नल देते हैं तो फिर वो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल कुछ इस प्रकार से हो सकता है, इस तरीके से, ये सभी क्या है, एनालॉग सिग्नल है। तो ये हमारा एनालॉग सिग्नल है जो कि देखिए पॉजिटिव पल्स नेगेटिव पल्स आ रही, तो इसे हमने कह दिया है मान लीजिए AC सिग्नल। क्या कहा, ये AC सिग्नल है। तो इस AC सिग्नल को हमने यहाँ पे BS सोर्स पर अप्लाई किया। देखिए यहाँ पे अप्लाई किया हमने BS सोर्स पर। अब यहां से सिग्नल चलेगा तो कहां जाएगा, इसका निगेटिव टर्मिनल देखिए सभी के लिए कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन एमीटर मोड में कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर। ठीक है, कॉमन एमीटर मोड में ये ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, तो ये इसका पहुंच गया। अब जो भी काम होगा वो इस वाले सिग्नल के साथ होगा। तो इसको समझते हैं, जो CC कपलिंग कैपेसिटर है ये क्या करता है, DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। अच्छा ये लगाया क्यों था, ये तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि CC कपलिंग कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे दो उद्देश्य थे। एक तो एक ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को दूसरे ट्रांजिस्टर की बाइसिंग से आइसोलेट करना, अलग करना, मतलब DC को इधर की DC इधर रहे और इधर की DC इधर रहे, इसलिए हमने इसको किया था। और साथ ही साथ दूसरा हमारा उद्देश्य था कि इसको AC को पास करना। AC यहां से आ रही है तो इधर पास कर देगा, इधर DC नहीं जाएगी। ये बात के लिए हमने इसमें यूज किया था। तो ये कैसे काम करता है, ये बात हमने पिछले लेक्चर में बताई थी। कैसे होता है, 1/2πfc होता है। अगर हम DC के लिए बात करेंगे तो ये 0 हर्ट्ज होगी और 0 हर्ट्ज में जाएंगे तो इसकी प्रतिबाधा जो हो जाएगी वो अनंत हो जाएगी। अब आपको पता है कि करंट वहां से नहीं गुजरता है जहां पे जो प्रतिबाधा है, रेजिस्टेंस है, वो ज्यादा होता है। AC के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की बात करें तो ये लगभग XC बराबर आ जाएगा 0.032। ठीक है, ये प्रतिबाधा होगी जो कि अनंत से बहुत कम है प्रतिबाधा, तो इसलिए ये AC सिग्नल को पास कर देगा। अब ये AC सिग्नल यहां से आया, कहां गया, इसके बेस टर्मिनल पर गया। किस पे गया, बेस पर। पहले ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर जाएगा। ये तो आपको पता है R1 R2 और ये RE ये हमारे बाइसिंग रजिस्टर है। बाइसिंग रजिस्टर है मतलब ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखने के लिए। कैसे, ये ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखने के लिए आपको यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर ECG पढ़ी होगी तो ये जो रीजन था, ये वाला जो हमारा रीजन था नीचे वाला, ये कट ऑफ रीजन था। क्या था, कट ऑफ रीजन।
और ये जो था वो सैचुरेशन रीजन था, और ये वाला हमारा एक्टिव रीजन था। तो हमने यहाँ पे डीसी लोड लाइन को ड्रॉ किया था, और साथ ही साथ हमने इसमें देखा था कि क्यू पॉइंट हमारा कहाँ होना चाहिए, क्यू पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए क्यू पॉइंट, ताकि हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो अच्छा प्राप्त हो बिना विरूपित हुए, ठीक है, वाला बिना डिस्टर्ब हुए। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे। अब यहाँ से सिग्नल चला हमारा, तो ये सिग्नल बेस में गया और साथ ही साथ ये हमारा एम्पलीफाई करेगा। पहला ट्रांजिस्टर है तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, अब ये बीजेटी ट्रांजिस्टर है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो इसका अधिकतम भाग क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, आरसी कलेक्टर पर आएगा। कहाँ पे आएगा, कलेक्टर टर्मिनल पर आएगा। ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा एमीटर टर्मिनल है, तो ये कलेक्टर टर्मिनल पर आएगा। अब कलेक्टर टर्मिनल से हमारा जुड़ा है सीसी, कपलिंग कैपेसिटर। अब यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो ये एसी सिग्नल आएगा तो वो तो इधर ये पास कर देगा, एसी सिग्नल को ये क्या करेगा, इधर पास कर देगा। अब जो भी एसी सिग्नल आएगा वो इधर पास कर देगा, लेकिन ये डीसी सिग्नल इधर नहीं जाने देगा, डीसी सिग्नल इधर नहीं जाने देगा, ये इसकी बात होती है। अब ये आपको पता आ गया, ये सिग्नल यहाँ से चला यहाँ आ गया, अब इसके बाद ये सिग्नल यहाँ पे आ गया, ये एसी सिग्नल एम्पलीफाई होके आ गया। ये फर्स्ट स्टेज में जितना भी एम्पलीफाई किया होगा उसको ये सेकंड स्टेज पे इसने ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही साथ जो इसमें कुछ एसी घटक आ जाते हैं, एसी कंपोनेंट इधर आ जाते हैं इस वाले के थ्रू, क्योंकि बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, दोनों दिशाओं में करंट को फ्लो करवा सकता है, तो इधर भी थोड़ा सा एसी का सिग्नल आ गया। अब इस एसी सिग्नल को अगर हम बाईपास ना करें तो आरई रजिस्टर पर ये डिस्टर्ब करेगा। आरई रजिस्टर पर अगर ये डिस्टर्ब करेगा तो इसका जो लाभ होगा, गेन होगा, आउटपुट गेन होगा, वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ये इफेक्ट डालेगा जंक्शन पर, और जंक्शन पर अगर ये इफेक्ट डालेगा तो ये जो है हमारा लाभ है, जो आउटपुट है वो हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए हम सीई लगा देते हैं, बाईपास कैपेसिटर। इस बाईपास कैपेसिटर के थ्रू जितना भी एसी कंपोनेंट होता है वो उसको हम ग्राउंड पे भेज देते हैं। किसके भेज देते हैं, ग्राउंड पे भेज देते हैं। अब ये सिग्नल इसी प्रकार से यहाँ पे आया, वही प्रक्रिया जो इसके साथ हुई थी वही प्रक्रिया अब इसके साथ होगी, और एसी सिग्नल अब यहाँ से एम्पलीफाई होगा और पुनः इसके थ्रू हमें आउटपुट पर मिल जाएगा, पुनः इसके थ्रू हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आरएल पर एसी सिग्नल मिलेगा आउटपुट पर, ठीक है। अभी हम बात करें कि यहाँ पे भी लगाया गया है सीई, तो देखिए जब इसके साथ वही क्रिया हो रही थी तो वही क्रिया इसके साथ भी होगी, मतलब इसे भी क्या होगा, एसी घटक आएगा कुछ ना कुछ, तो एसी घटक यहाँ पे आएगा, इसलिए हमने सीई कैपेसिटर को यहाँ पे भी लगाया हुआ है। तो इतनी बात थी इसमें, इसकी ये वर्किंग थी कि किस डायरेक्शन में जो है हमारा एसी सिग्नल फ्लो करता है। तो एसी सिग्नल पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, और यहाँ से ये इस तरीके से जाएगा, और साथ ही साथ फिर ये सिग्नल को ये इस तरीके से मूव करता हुआ हमें आउटपुट पर मिल जाएगा, ठीक है, आरएल रजिस्टर पर मिल जाएगा। आरएल हमारा क्या है, लोड रजिस्टर है, आउटपुट रजिस्टर है। तो इतनी चीज थी वर्किंग में, आप इसकी वर्किंग को समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी डाउट हो जाता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली बार हम लोग देखेंगे इसका जो पार्ट सेकेंड आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है वो क्या होता है, और उसकी जो स्टडी करेंगे बहुत अच्छे। अब हमने आपको बताया कि जो होता है ये क्या होता है, इसकी संरचना आप आसानी से लिख सकते हैं, और उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम, इसका वर्किंग और इसकी डेफिनेशन को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हमने 4 टॉपिक को कवर किया है। पहले हमने इसकी डेफिनेशन जानी, उसके बाद हमने इसका सर्किट डायग्राम जाना, उसके बाद हमने इसकी संरचना जानी, उसके बाद हमने इसका जाना क्या, वर्किंग कैसे ये वर्क करता है, सिग्नल किस किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो आई होप आपका जो डाउट था आरसी कपलिंग एम्पलीफायर से वो हट गया होगा, और आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।